हाँ भाई, क्या ध्यान दोगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे थे अपन। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में अपना मेरे ख्याल से फोर्थ वेक्टर चालू था, पोजीशन वेक्टर। फिफ्थ वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर, नंबर में क्या रखा है ताई, है ना? पोजीशन वेक्टर हुआ था, पोजीशन वेक्टर हुआ था। एक बार बहुत जल्दी से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये वेक्टर इंपॉर्टेंट है। जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा वेक्टर है जो हमें पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बताएगा। हमने पिछले लेक्चर में इसको डिफाइन भी किया था। अ वेक्टर हुज टेल एंड इज एट ओरिजिन, एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल एंड ओरिजिन पर है और एरो हेड जहां पार्टिकल है या फिर जहां बॉडी है, उस वेक्टर को बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। बराबर समझ के लो। अगर मैं कुछ बोलता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है और वो जो वेक्टर है, सॉरी, मेरे पास एक, चलो, वेक्टर है जिसका एरो हेड किसी पॉइंट पर लाई कर रहा है जहां पर पार्टिकल है या फिर बॉडी है। If a body lies at some coordinates, say x is 4 and y is 5, ये क्या है? पार्टिकल की पोजीशन। पार्टिकल ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लाई कर रहा है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 5 है। तो मुझे बताओगे इस वेक्टर का अगर मैं पोजीशन वेक्टर की तरह इसको एक्सप्रेस करूं तो ये जो कोई वेक्टर होगा इसका टेल एंड कहां आएगा? ओरिजिन पर। टेल एंड ओरिजिन पर आएगा और उसका एरो हेड कहां आएगा? एट 4,5। इस बात को अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन 0,0, और ये जो पॉइंट है 4,5 वो कहीं यहां आएगा क्या? पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,5 है। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यही होगा क्या? ये है पोजीशन वेक्टर OP। अब मैंने बोला इस पोजीशन वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड बताओ। ये जो OP है, OP का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई। तो कितने जनों को समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक ये जो लंबाई होगी ये तो 4 है और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 5 है। क्या इसको मैं 4 आई कैप लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 5 जे कैप, 5 जे कैप, है ना? ये वेक्टर की तरह अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। अब आगे हम जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तब सीखेंगे कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एडिशन ओपी वेक्टर होगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ओपी का मैग्नीट्यूड जानना चाहता हूं। तो जो ओपी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो भी आएगा, है ना? इस वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, किसको? ओपी वेक्टर को, किसमें? आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में। तो ओपी वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, जहां पर इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में कोई वेक्टर रिप्रेजेंटेड है तो उसको हम एनालिटिकल फॉर्म बोलेंगे। और एनालिटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स होगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स। बराबर? स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे और उसका ऐड करेंगे, उसको ऐड करेंगे और अंडर रूट में वो दे देगा हमको टोटल मैग्नीट्यूड। अगर मैं कोई एक वेक्टर लेता हूं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है एस वेक्टर और इसको लिख रखा है मैंने 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप। तो मुझे बताओगे इस वेक्टर का मतलब एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्ट अब कैसे निकालूंगा मैं? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाकी तो इसको सॉल्व कर लूंगा, है ना? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, जो बी वेक्टर है वो 2 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 6 के कैप है। तो मुझे बताओगे इस वेक्टर का, ये जो बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर भी करोगे तो
प्लस ही आएगा, लेकिन ये जो माइनस है वो तो माइनस जे कैप है, मतलब वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड तो 3 है ना, तो इसको क्या कर दोगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, मींस एस वेक्टर को और बी वेक्टर को अगर मैं ये बोल दूं कि ये पोजीशन वेक्टर है, तो इनका टेल एंड कहां होगा, ओरिजिन पर, और इसका एरो हेड किस पॉइंट पर लाई कर रहा होगा, 4,3,2 पर होगा क्या, 4,3,2 पर ही होगा ना, ये समझ में आ रहा है। इसका एरो हेड कहां लाई कर रहा होगा, या फिर ये पार्टिकल कहां लाई कर रहा होगा, 2,-3,6, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर मैं सीधा सीधा सिर्फ पॉइंट्स बता दूं, मैंने बोला कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर 3 डायमेंशन में पॉइंट है, एक पार्टिकल लाई कर रहा है इस पोजीशन पर, कहां पर 2,7,5, तो मुझे बताओगे इसका मैग्नीट्यूड, ये पोजीशन वेक्टर अगर है तो इसका टेल एंड तो ओरिजिन पर होगा। इसका एक्स कंपोनेंट 5 है, एक्स कंपोनेंट सॉरी 2 है, वाई कंपोनेंट 7 और जेड कंपोनेंट 5 है। तो इसको अगर मैं एनालिटिकल फॉर्म में पोजीशन वेक्टर लिखूं तो क्या ये ऐसे ही होगा, 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, ये करते का, इतना क्लियर है। चलो, पोजीशन वेक्टर हमने इसके पहले पढ़ा था, ये तो हमने सिर्फ रिवाइज किया। बाकी एक बार देख लोगे, पोजीशन वेक्टर ये कुछ भी नहीं था, ऐसा वेक्टर है जो पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बताएगा। मान लो पार्टिकल है 2,3, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना, ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा, उसका टेल एंड होगा ओरिजिन पर। उस केस में जो P वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, जो P वेक्टर होगा वो 2i कैप प्लस 3j कैप होगा। A vector which represents the position of point in magnitude direction with respect to coordinate system is called position vector। सीधा सीधा एक ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बताए, है ना, जिसका टेल एंड ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ओरिजिन पर होगा उसका टेल एंड, उसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर ले लोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर लोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जगह चेंज हो गई, कांग्रेचुलेशंस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए। डिस्प्लेसमेंट मतलब कहां से कहीं गया है, कहां था कहां गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज अ डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट a vector which represents displacement of particle or body or anything, पार्टिकल या फिर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो वेक्टर बताएगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एन वगैरह सब साइड में रखोगे, समझ के लोगे। मान लो ना मैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, दोनों ने इंटरसेक्ट किया, ये है ओरिजिन, बराबर। मैंने बोला पार्टिकल कहीं था, पार्टिकल कहां था, यहां था, यहां पर एट सम पॉइंट P, और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,3। उसके बाद पार्टिकल कहीं चला गया, ये है पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है। और फिर पार्टिकल कहीं चला गया, कैसे गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल पहुंचा है यहां पर, यह है पार्टिकल की फाइनल पोजीशन, जो कि हम पॉइंट Q से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है मान लो 4, ले लो 6। पार्टिकल पहले यहां था,
पार्टिकल पहुंचा यहां पर। तो इस बात को मैं एक वेक्टर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पार्टिकल पहले यहां था, पार्टिकल यहां गया है, यहां पर इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। ये जो वेक्टर है यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वो बता रहा है कि पार्टिकल यहां से यहां गया, कितना गया, इतना गया। इसका मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ रहा है? एक ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताए। बराबर, अब समझ के लो आप। अगर मैं यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, कहां से वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं? ओरिजिन से पॉइंट P की तरफ, इस तरफ एक वेक्टर बनाया मैंने। तो ये वाला वेक्टर O से लेकर P तक, OP वेक्टर कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर कौन सा है? पोजीशन वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और OQ वेक्टर क्या है? OQ वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। OQ वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बता रहा है, जिसका टेल एंड कहां है? ओरिजिन पर। ये समझ में आ रहा है ना? तो मुझे बताओगे यहां से मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। OP वेक्टर आई कैप और जे कैप के फॉर्म में कैसे लिखूंगा? OP वेक्टर, ये है क्या? OP वेक्टर। कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3। 2 x कोऑर्डिनेट है तो 2 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप। ये समझ में आया? तो ठीक है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मी बघत होतो तुमचं लक्ष आहे का? ऐसे ही लक्ष्य ऐसा, यहां से ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर को मैं आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। क्या लिखूंगा? 4 आई कैप प्लस ऑफ 6 जे कैप। ये समझ में आ रहा है ना? अभी ध्यान दो, मैं एक रूल अभी बता रहा हूं बहुत शॉर्ट में, पर आगे हम अलग से पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। एक रूल है, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर का एक थ्योरम है कि अगर किसी दो वेक्टर्स को तुम ट्रायंगल के दो साइड्स की तरह रिप्रेजेंट कर सको, तो ट्रायंगल का तीसरा जो साइड होगा वो उनका एडिशन होगा। इन शॉर्ट यहां पर समझो, ये वेक्टर यहां से गया, जहां खत्म हुआ दूसरा वेक्टर वहां से चालू हो गया, तो ये ट्रायंगल के दो साइड्स बन गए इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब एक जहां खत्म दूसरा वहीं से चालू। तो यहां पर ये ओपी वेक्टर और पीक्यू वेक्टर एक ऑर्डर में है। तो इस ट्रायंगल का जो क्लोजिंग साइड होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, वो इन दोनों का एडिशन होगा इन अपोजिट ऑर्डर। ये अपोजिट ऑर्डर में है ना, अगर यहां से ये चालू होता तो ये ऑर्डर में होता था, पर ये वहीं से नहीं चालू हुआ, अपोजिट ऑर्डर में है ये, तो इसको बोलेंगे हम अपोजिट ऑर्डर में। तो इस हिसाब से ओपी वेक्टर और पीक्यू वेक्टर, यहां पर ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर जो होगा वो ओ क्यू वेक्टर के इक्वल होगा ना। और इसमें से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? पी क्यू वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ओ क्यू वेक्टर। और इसको उधर लेकर के गया तो माइनस ओपी वेक्टर। ये समझ में आया? अब मैं इनको कुछ छोटा नाम दे रहा हूं, लक्ष्य जा। ये जो ओपी वेक्टर है इसको मैं बोल रहा हूं R1 वेक्टर। ये वाला पोजीशन वेक्टर है इसको नाम दे रहा हूं R2 वेक्टर। और जो PQ वेक्टर है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको नाम दे दिया मैंने R वेक्टर। तो इस हिसाब से ये जो हमने रिलेशन निकाला, इसके हिसाब से O जो PQ वेक्टर है, ये वाला PQ वेक्टर, PQ वेक्टर क्या है हमारा? R वेक्टर। जो R वेक्टर है वो OQ वेक्टर, OQ वेक्टर मतलब R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो इस बात को मैं ऐसे याद रख सकता हूं क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कहता है क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर R2 फाइनल पोजीशन का वेक्टर है क्या? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिव्स मी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिख लोगे जल्दी से फटाक से। ऐसी बातें नहीं जानी चाहिए।
चला झालंय का? इसकी फिजिक्स की बुक ली है ना, सॉल्व कर रहे हैं तुम? जीआरबी पब्लिकेशन की मॉड्यूल तो कर ही रहोगे, जीआरबी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो नहीं समझेगा पूछोगे। संडे को पेपर है, टफनेस थोड़ी सी ज्यादा है, मैंने पहले ही बोला था टफनेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगी क्योंकि टाइम ज्यादा मिला है तुमको, प्रिपरेशन होते जा रही है। अब चलो आगे बढ़े, ये हटा दो। चलो नेक्स्ट वेक्टर ले लोगे, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर तो अपन ने पहले पढ़ा है, जो इक्वल नहीं है वो अनइक्वल है, ऐसा है नहीं। अनइक्वल वेक्टर वही वेक्टर होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। उनके बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसा होना चाहिए? 180 डिग्री, तो ही वो अनइक्वल वेक्टर्स हैं। मान लो मैंने एक वेक्टर बोला, ये वाला एक वेक्टर, ऐसे कौन करता है यार? मैं करता हूं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, और मेरे पास और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका जो दूसरा वाला वेक्टर है जिसको मैं बोल रहा हूं पी क्यू वेक्टर, ये ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं इस वेक्टर को इसके टेल के साथ जोड़ता हूं तो उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। उस एंगल थीटा को बोलेंगे हम 180 डिग्री, जो कि पाई रेडियन के इक्वल होगा। तो उस केस में, इस केस में ये दोनों वेक्टर से एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्यू वेक्टर। क्लियर है? ये अनइक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट वन ले लोगे, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल, जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री होगा। दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो है ए बी वेक्टर, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है, ये जो दूसरा वेक्टर है वो है पी क्यू वेक्टर। अभी ध्यान दोगे, ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मैग्नीट्यूड सेम हो अलग हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो उन वेक्टर्स को बोला जाएगा पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स होंगे पैरेलल वेक्टर्स। नल और जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर तो है पर है भी नहीं, जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। कैसे? लक्ष्य दिया। मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड था, इसका मैग्नीट्यूड हमने कम किया, कितना कम किया? ये मैग्नीट्यूड कम किया, ये कर दिया। कितना है उसका मैग्नीट्यूड? मतलब वो है ही नहीं, पर है। अरे यार, वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। 4i कैप माइनस 4i कैप, 0 i कैप मिला, तो i कैप ही ना, पर मैग्नीट्यूड कितना है? तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 है उनको बोला जाएगा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। लिख के रख लो, ए वेक्टर whose
मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 0, a vector whose magnitude is 0 is termed as जीरो वेक्टर। इसी को नल वेक्टर भी बोला जाएगा। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर को डिनोट किया जाएगा। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। चलो झाला क्या, आगे बढ़े। नहीं कि हाँ, कन्हैया की सुनूंगा मैं। कन्हैया पुढे जायचं। हटा दो। चलो आगे बढ़ोगे। कुछ और वेक्टर्स कितने हुए अपने टोटल 9। 10th वेक्टर ले लो, को प्लेनर वेक्टर्स। 10th ले लोगे को प्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में है। एक ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करें। प्लेन म्हणजे नहीं, ये मतलब प्लेन, प्लेन म्हणजे लाइन नहीं, प्लेन मतलब प्लेन। प्लेन मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कंसीडर करते हैं क्या, एक्स वाई जेड। तो यहां पर ये स्टैंडर्ड प्लेन्स मिलेंगे हमको। कौन कौन से प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन, ये वाला कौन सा है वाई जेड प्लेन, और ये नीचे वाला प्लेन एक्स जेड प्लेन, ये होगा ना। तो ये जो प्लेन्स होंगे, बुक बुक बुक, हे जे प्लेन आहे याला प्लेन म्हणू शकतो ना आपण। ये तो स्टैंडर्ड प्लेन हो गए। ये हमने बोला ये जो नीचे वाला प्लेन दिख रहा है, ये वाला, ये जो नीचे वाला प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है, ये स्टैंडर्ड प्लेन है। पर इसका अगर मैं ओरिएंटेशन ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा नीचे वाला प्लेन, इसका ओरिएंटेशन ऐसे 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 चेंज कर दूं तो हमको टोटल स्पेस में एक पॉइंट में से पास होने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स मिलेंगे ना। और अगर दो वेक्टर्स या फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, उनको बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर। यहां ध्यान दोगे, मान लो मेरे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर ये है इसमें ही, और दूसरा वेक्टर है ये वाला। मुझे कोई लेना देना नहीं इनके डायरेक्शन वगैरह से, कौन किधर है मैग्नीट्यूड से, कौन किस तरफ जा रहा है, कितना बड़ा है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इनको बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। समझो अगर मैं बोलता कि ये प्लेन है, इस प्लेन में ये एक वेक्टर यहां लाई कर रहा है, और जो दूसरा वेक्टर है वो पूरी तरह से इसके ऊपर नहीं लाई कर रहा है, वो ऐसा है। ये वाला जो वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, वो ऐसा है। तो ये इस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। ये किस प्लेन में है, इस प्लेन में है वो। ये अगर ऐसा उठ जाता है तो इस प्लेन में है ना, वो इस प्लेन में, इसका प्लेन अलग है और इसका प्लेन अलग है। अगर वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे तभी बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर्स। इस बात को लिख लोगे, द वेक्टर्स
द वेक्टर्स विच lie in same plane are called coplanar वेक्टर्स। उसको हम कोप्लेनार वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर यहां लाई कर रहा है, नाम दे दिया है मैंने ए वेक्टर, एक वेक्टर ये लाई कर रहा है बी वेक्टर, एक वेक्टर यहां लाई कर रहा है सी वेक्टर, यहां पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर इन सेम प्लेन। सेम कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन, दे लाइन सेम प्लेन, तो इनको हम बोलेंगे कोप्लेनार वेक्टर्स। ऐसे ही ध्यान से देखो, ये वाला प्लेन अगर मैं कंसीडर करूं, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, तो इस प्लेन के अगर मैं दो वेक्टर्स कंसीडर कर लूं, कोई भी एक वेक्टर लिया मैंने ये वाला, कौन सा? ये ले लो, ये वाला वेक्टर पी वेक्टर, और दूसरा वाला वेक्टर ले लोगे ये वाला ऐसा क्यू वेक्टर। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, पर यहां पर इस केस में पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर इन सेम, वो सेम वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन, तो ये कोप्लेनर है। P vector and Q vector is coplanar. A, B, C vectors are coplanar. लिख लो जल्दी। चलो झाला क्या? झाला क्या? ब्लू का नहीं दिख रहा, मन की आंखों से देखो ताई। ये वाला जो ब्लू है उसको मैं क्या ही कर दूं, ये ले लो, ये Q वेक्टर, ये P वेक्टर, और ये इतना तो लिखने की जरूरत है क्या? P वेक्टर एंड Q वेक्टर आर इन सेम प्लेन, वाई जेड प्लेन। क्लियर है? आता दिसतंय? खुश? हटा दो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट वन ले लोगे, 11th वन, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उनको बोला जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स। को प्लेनर वेक्टर जिनका सेम, जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। मैंने ले लिया यहां पर कहीं पर एक पॉइंट, एक वेक्टर यहीं से निकला, ये गया, कौन सा वेक्टर? पी वेक्टर,
एक वेक्टर यहीं से निकला, ये Q वेक्टर, एक वेक्टर यहीं से निकला, इधर गया R वेक्टर, और क्या ही ले लोगे, ये वाला एक वेक्टर इधर गया, कौन सा, S वेक्टर। क्या चारों वेक्टर सेम पॉइंट से निकले हैं? इनिशियल पॉइंट सभी का सेम है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा वो को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। लिख लो जल्दी। हो गया, हटा दो। अरे जल्दी करो ना, चिल्लर चिल्लर चीजें एक लाइन में, ये जल्दी जल्दी रफ हैंड से ड्रॉ करके और फिर लिख के रखो, सिर्फ अपने को समझना ही तो है। जैसे कोई ऐसे बहुत बड़े साइंस तो नहीं कि बहुत ज्यादा अपने को मेमोराइज करना पड़े, याद रखिए, छोटी सी बात है। इनिशियल पॉइंट सेम हो, को इनिशियल वेक्टर, हटा दो, एकदम नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट वाला वेक्टर ले लोगे, नेक्स्ट वेक्टर ले लोगे, कितने हुए, 12th वन ले लोगे, को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका एरोहेड, एरोहेड सेम पॉइंट पर, मीन्स टर्मिनल एंड, इनिशियल एंड फाइनल एंड, फाइनल एंड को हम टर्मिनल एंड भी बोलेंगे। टर्मिनल एंड अगर सेम पॉइंट पर हो तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाएगा को टर्मिनल वेक्टर। मान लो ये पॉइंट है, यहां कहीं तो एक वेक्टर एक्ट कर रहा है P वेक्टर, ये एक्ट कर रहा है Q वेक्टर। ये सभी वेक्टर्स को टर्मिनल है। द वेक्टर्स whose terminal ends, टर्मिनल एंड्स मतलब एरो हेड्स आर एट सेम पॉइंट are called co-terminal वेक्टर्स। उनको हम को-टर्मिनल वेक्टर्स बोलेंगे। आ गए यहाँ तक? झालं का? हटा दो।
चलो नेक्स्ट वन ले लोगे। कॉन्करेंट वेक्टर। नेक्स्ट वन ले लो, कॉन्करेंट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट में से पास हो, ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट में से पास हो रहे हैं, द वेक्टर्स passing from same point are called concurrent vectors. मान लो मैंने बोला कि एक पॉइंट है, यहां से पास हो रहा है एक वेक्टर, ये वाला p वेक्टर, यहां से पास हो रहा है ये वाला वेक्टर q वेक्टर, यहां से पास हो रहा है ये वाला वेक्टर r वेक्टर, यहीं से पास हो रहा है ये वाला वेक्टर s वेक्टर। सेम पॉइंट में से पास होने वाले वेक्टर्स कॉन्करेंट वेक्टर्स। द वेक्टर्स पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर्स। इसका मतलब इसके पहले जो हमने वेक्टर पढ़ा था, कौन सा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर भी तो सेम पॉइंट में से पास हो रहे हैं। को इनिशियल वेक्टर इटसेल्फ इज कॉन्करेंट वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, ये वाला वेक्टर 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 वेक्टर, जो को टर्मिनल वेक्टर है वो भी कॉन्करेंट वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर्स एंड को टर्मिनल वेक्टर्स आर कॉन्करेंट वेक्टर। पर कॉन्करेंट वेक्टर जरूरी नहीं कि हर कॉन्करेंट वेक्टर ये को इनिशियल या फिर को टर्मिनल हो। हर कॉन्करेंट वेक्टर को इनिशियल और को टर्मिनल हो ऐसा नहीं है। देखो ये वाला सेम पॉइंट एरो हेड इसका यहाँ है, इसका टेल एंड यहाँ है, ना तो ये को टर्मिनल है ना तो को इनिशियल है। हर को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर है, पर इसका उल्टा सही नहीं है। तिकड़ वो 3-4 तैलो क्या चल रहा था उन लोगों का, ये उल्टा था। जलाई का हटा दो, सॉरी तुम ही बड़बड़ कर रहे थे, तुम्हारे चालू तो कुछ तो भी। अभी जान दो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बस इतने ही है। इसमें भी पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हम आगे फिर से एक बार रिपीट करेंगे जब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ लेंगे, राइट। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पर जाने के पहले कुछ बातें अपन और समझ के लेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हुए हमने एक कंसेप्ट को डिस्कस किया, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो हेडिंग दे दो एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे मिलेगा? अगर दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स को मैं टेल टू टेल जोड़ता हूं, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, ये एक वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, और एक वेक्टर है मेरे पास ये वाला वेक्टर बी वेक्टर। अब सोच के देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, शायद इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है,
ए वेक्टर का टेल एंड ये है, बी वेक्टर का टेल एंड ये है। मैंने ए वेक्टर को उठाया, ए वेक्टर को उठा करके बी वेक्टर के साथ में कुछ इस तरह के से रखा कि दोनों का टेल एंड सेम हो जाए। वेक्टर्स कैन बी मूव्ड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए वेक्टर को उठा करके मैं यहां लेकर के आया, पर इस तरह से रखा कि दोनों का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का टेल एंड सेम पॉइंट पर लाई करे, मतलब कोइंसाइड कर जाए। तो जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें टेल टू टेल, तो उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, क्योंकि एक एंगल तो ये भी बनेगा ये वाला, तो इनके बीच का जो छोटा वाला एंगल रहेगा वही कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। अब सोच के देखो, मैं ए वेक्टर को यहां से यहां लेकर के गया था, अगर मैं बी वेक्टर को यहां से यहां लेकर के आता तो बी वेक्टर यहां आता था, क्या ये होता था ना बी वेक्टर, और फिर भी एंगल ए और बी के बीच में जो छोटा वाला एंगल होता था वो यही मिलता था, क्या है ना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे डिफाइन करोगे? द स्मॉलर angle formed between the vectors when they are joined tail to tail are called is called angle between टू वेक्टर्स। उसी को हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलेंगे। लिया, इस हिसाब से मुझे बताओगे कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं, पैरेलल है इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री, 0 रेडियन। और अगर दो वेक्टर्स ये एंटी पैरेलल हैं, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर अगर इधर है तो दूसरा वेक्टर इधर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का टेल एंड अगर मैं एक साथ लेकर के आऊं, इस वेक्टर को अगर मैं यहां रखता हूं ये यहां पर, तो दोनों के बीच का एंगल ये बनेगा, चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों भी तो सेम ही है। तो उस केस में इनके बीच का एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्लियर है? लक्ष्य इकड़ा, अगर मैं कुछ वेक्टर्स ले लूं उनके बीच का एंगल बताओगे मुझे, क्या होगा? मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर, मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर, मुझे बताओगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल
90 डिग्री, ये थीटा है 90 डिग्री। एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर और एक वेक्टर इधर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। मेरे पास एक वेक्टर है इधर ए वेक्टर, मेरे पास एक वेक्टर है इधर बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? डेफिनेशन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। द स्मॉलर एंगल फॉर्म बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल, तो ये वाला 270 है, पर छोटा वाला एंगल क्या है, कितना उनके बीच का? 90 डिग्री। क्लियर है? इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात याद रखोगे, लिख के रख लो कहीं पे, मेंशन कर लोगे वहीं पर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। Angle between two vectors can never be greater between never be greater than 180 degree। लक्ष्य ऐसा, मेरे पास ये है एक वेक्टर ए वेक्टर, मेरे पास ये है एक वेक्टर बी वेक्टर और ये जो एंगल है ये एंगल है 120 डिग्री। मुझे बताओगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना? डेफिनेशन देखो, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे मिलेगा? जब दोनों वेक्टर्स को हम टेल टू टेल जोड़ेंगे। वेक्टर्स कैन बी मूव एनीवेयर, है ना? तो अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां से उठाकर यहां रखूं तो क्या बी वेक्टर यही रहेगा? ये होगा बी वेक्टर। अब हुआ क्या, दोनों का टेल टू टेल, पहले इसका टेल था दूसरे का हेड था, बराबर ना? अब दोनों वेक्टर्स का टेल टू टेल जोड़ने के बाद ये जो इनके बीच का एंगल मिला है, क्या यही इनके दोनों के बीच का एंगल होगा? दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल इज 60 डिग्री, राइट? चलो मुझे बताओगे, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर ये वाला, मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला बी वेक्टर, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज 225 डिग्री। तो मुझे बताओगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना? 125। कुछ अजीब नहीं हो रहा क्या? 135। ये वाला जो वेक्टर होगा, दोनों टेल टू टेल जुड़े हैं और टेल टू टेल जोड़ने के बाद छोटा वाला एंगल तो ये मिल रहा है, ये वाला, और ये एंगल कितना होगा? टोटल 360 माइनस 225, 360 माइनस 225 135 होगा क्या? समझा? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी मिलेगा जब दोनों को टेल टू टेल जोड़ोगे, और टेल टू टेल जोड़ने के बाद भी जो छोटा वाला एंगल होगा वही उन दोनों के बीच का एंगल होगा। चलो, अपने पास कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लें। लक्ष्य गड़ा, हमने इसके पहले एक वेक्टर पढ़ा था, यूनिट वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड्स आर 1, बराबर ना? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। अभी ध्यान रखो, मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर है फॉर पी वेक्टर, एक वेक्टर है मेरे पास पी वेक्टर, और जो पी वेक्टर है वो है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 2k कैप, बराबर? ये पी वेक्टर इतना है। मुझे बताओगे अगर ये पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता,
अगर ये पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है तो इसका इसका एरो हेड किस पॉइंट पर लाई कर रहा है? 4, 3, 2 पर, बरोबर ना? अच्छा, इस वेक्टर का, ये जो पी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बरोबर ना? चलो, तो मेरे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, फॉर पी वेक्टर दिस मच फाइंड पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पी कैप होगा क्या? तुमको फाइंड आउट करना है पी कैप। क्लियर है ना? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही था क्या? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसको कैप लगाकर मिलेगा, और जो यूनिट वेक्टर होगा वो उस वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दो, उस वेक्टर से डिवाइड कर दो, तुमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। चलो जल्दी करो। यहां पर पी वेक्टर तो साफ साफ दिख रहा है, 4i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड हम अलग निकाल लेंगे। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 प्लस 4, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। क्या 29 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 29, बराबर। बहुत हुआ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 4 बाय अंडर रूट ऑफ 29 आई कैप प्लस ऑफ 3 बाय अंडर रूट ऑफ 29 जे कैप प्लस 2 बाय अंडर रूट ऑफ 29 के कैप। ये होगा पी कैप। या फिर इसी को मैं ऐसा भी कर सकता था, 1 बाय, इसका ऐसा लिख सकता था ना, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 29, यहां पर ब्रैकेट में 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप। ये भी तो हो सकता था। डिपेंड करेगा तुमको कैसे निकालना है ऑप्शंस के ऊपर। चलो आगे बढ़े। हटा दूं। एक और करके दोगे? चलो इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। अगर हमारे पास ए वेक्टर ये है तो इसका यूनिट वेक्टर कितना जल्दी निकालोगे? और ये सबको आना चाहिए। उधर चश्मा लिताई, वो चश्मा लिताई, तुम निकालोगे, आंसर तुम दोगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। वेक्टर तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना आएगा। अलैका ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। ए कैप विल बी
वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग निकाल लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या ही लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 27। इस 27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, 9 इंटू 3 9 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा 3√3 बराबर। तो यहाँ पुट कर दोगे 3 अंडर रूट ऑफ 3। ये जो पूरा न्यूमरेटर इसमें से 3 को कॉमन ले सकता हूँ, 3 को कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा अपने को आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन में 3 अंडर रूट 3, 3 3 हो जाएगा कैंसल। या तो मैं इसको 1/3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप लिखो, या फिर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप लिखो, चल जाएगा। और ध्यान से देखो इसका, अब ये हमको क्या मिला, ए कैप मिला ना, ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो तो, ए कैप का मैग्नीट्यूड निकलेगा क्या, निकालो निकालो। ये ए कैप मिला ना, ए कैप का मैग्नीट्यूड मिलेगा क्या, ये सब मैग्नीट्यूड काटते हैं ना, काटा हमारा मैग्नीट्यूड ये हटा रहा हूं। ए कैप का मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इक्वल्स टू, निकालो निकालो, वन आया तो यूनिट वेक्टर है तो वन ही आएगा ना, यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड वन ही आएगा ना, तो तुम करते बैठे हले का सबका पक्का, पक्का वाला पक्का, यहाँ रुकेंगे।